हेलो स्टूडेंट्स। कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है शुष्क सेल। और ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब मैं कक्षा 12वीं में था, बोर्ड परीक्षा में मुझे भी ये पूछा गया था और मैं पूरा करके आया था। तो आज हम इस टॉपिक को बड़ी ही इंटरेस्टिंग तरीके से समझेंगे और यहीं पे याद करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुष्क सेल मतलब ड्राई सेल कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। काफ़ी अच्छे सेल होते हैं और 7-8 महीने आराम से चलते हैं। और हमारी घड़ियाँ जो होती हैं, दीवार घड़ी, वहाँ पे ये होते हैं। रेडियो में भी यही सेल डलते हैं, थोड़े से मोटे होते हैं, तो ये शुष्क सेल कहलाते हैं। लेकिन आज हम इसके अंदर का मैकेनिज़्म पढ़ेंगे ताकि एग्ज़ाम में आए तो हम बहुत ही डिटेल में और हर एक छोटी बात इससे समझ सकें और एग्जामिनर को इम्प्रेस कर सकें। तो इसकी कहानी शुरू होती है एक दूसरे सेल से। देखो, कुछ साल पहले एक इस टाइप का सेल बनाया गया, जैसे उस टाइम पे बोला जाता था लेक्लांसी सेल। लेकिन इसमें कुछ कमियां थी, कुछ सुधारने योग्य चीज़ें थी। तो इसको सुधार के एक इसका इसका ही एक संशोधित रूप प्रस्तुत किया गया, जिसे कहते हैं शुष्क सेल। तो जो शुष्क सेल है ना, ये लेक्लांसी सेल का ही संक्षिप्त रूप है, या हम कह सकते हैं कि उसी से सुधारा हुआ एक नया सेल बना दिया गया, जिसे हम आज की डेट में ड्राई सेल या शुष्क सेल कहते हैं। तो ये तो थी शुष्क सेल की हिस्ट्री। अब हम जानेंगे कि शुष्क सेल बाहर से तो ऐसा दिखाई देता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। देखो, सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे नामांकित चित्र। तो एग्ज़ाम में चित्र कोशिश कीजिएगा कि पेंसिल से बनाएं और जो चित्र होते हैं वो स्वच्छ और नामांकित होने चाहिए, ठीक है। तो मैं अभी पेन से बनाऊंगा क्योंकि वीडियो लेक्चर में क्लियर विजुअल हो, आपको स्पष्ट दिखाई दे, इसलिए। तो शुष्क सेल में सबसे पहले हम बनाएंगे एक पात्र जो कि जस्ते का होगा या जिंक का होगा। तो ऐसा पात्र तो आप बना ही लोगे इस तरीके का। अब इसमें ये किसका पात्र है, इसको नामांकित कर देते हैं यहीं पे। तो ये जिंक का पात्र है जो किसका कार्य करेगा, एनोड का। और इसी आधार पे हम आपके ही सामने यहाँ पे अपन भाषा लिखेंगे, तो ज़्यादा लोड नहीं होगा याद करने का, सब चीज़ें बहुत ही क्लियर और अच्छे से समझ में आएंगी। तो ये है जिंक का पात्र। अब ये एनोड का है तो फिर कैथोड कौन होगा, यहाँ पे सवाल उठता है ना। तो यहाँ पे हम एक छड़ बनाएंगे। और छड़ पता है कैसे बनाना है, पहले स्केल रख के देखो यहाँ पे इस तरीके से, और बिल्कुल दोनों के सेंटर में यहाँ पे, यहाँ से भी और यहाँ से भी एक इस तरीके से मार्क कर लेना है पहले तो। ये देखो, ऐसा मार्क कर लिया सेंटर से। अब ये लगभग सेंटर है। अब यहाँ से हम छड़ बनाएंगे इस तरीके से। ये देखो, ये यहाँ पे और इसी तरीके से यहाँ पे। ये कार्बन की छड़ होती है या ग्रेफाइट की भी हो सकती है। तो ये हमने बना लिया यहाँ पे और इसको यहाँ से बंद कर देते हैं। ये, अब चाहो तो आप इसमें कुछ इस तरीके से डेकोरेशन कर सकते हो, और आप चाहो तो यहाँ पे एक छोटी सी डिज़ाइन बना सकते हो, और इसको आप पेंसिल से डार्क कर सकते हो। तो ये हमारा कैथोड है, तो इसको हम नामांकित कर देते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब ये चीज़ें तो हो गई। अब क्या होता है, आप इसकी लैंग्वेज भी आप यहाँ पे याद कर सकते हो कि इसमें एक जिंक का पात्र होता है जो एनोड का कार्य करता है, ग्रेफाइट की छड़ होती है जो कैथोड का कार्य करती है। अब ग्रेफाइट की छड़ के चारों तरफ कुछ लिक्विड्स, कुछ पाउडर के रूप में भरा होता है। देखो कैसे, इसके चारों ओर है ना, तो इसके चारों ओर ऐसे एक बॉर्डर बना लेते हैं।
इस तरीके से। और इसको आप ऊपर से भी ऐसे बंद कर देना, ठीक है, ऐसे। अब इसमें क्या भरा रहता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसके अंदर MnO2 और कार्बन पाउडर, ये चीज़ें। MnO2 क्यों भरा रहता है वो अभी इसी वीडियो लेक्चर में आपको पता चलेगा। तो अभी हम इसमें भर देते हैं। तो इस तरीके से आप डॉट डॉट बना के भर सकते हो और यहाँ पे लिख सकते हो, इसका नामकरण करोगे क्या है ये, तो आप यहाँ पे लिख देना MnO2 प्लस कार्बन पाउडर। ये हो गया यहाँ पे। इसको थोड़ा और अंदर तक ऐसे, अब सही रहा। ये हो गया MnO2 प्लस कार्बन पाउडर। इसके बाद ये जो कैथोड है और ये जो एनोड है, इसके बीच में यहाँ पे जो खाली जगह है ना, यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड हम भर सकते हैं। तो भर देते हैं यहाँ से। ध्यान रखना कि अंदर अलग डिजाइन होनी चाहिए, बाहर अलग डिजाइन, तब अच्छा दिखेगा। भरने के बाद इसका नामांकन कर देते हैं। और ये दोनों पेस्ट के रूप में है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं का पेस्ट, तो ये और अच्छा रहेगा यहाँ पे। अब इस तरीके से हमने लिखा, अब यहाँ पे क्लोज कर देते हैं बिल्कुल एकदम से। तो ये इस तरीके से चित्र बनाते हैं शुष्क सेल का। इसके ऊपर हम यहाँ पे एक पीतल की टोपी लगा देते हैं, ये देखो इस तरीके से, ताकि हम करंट पास करवा सकें यहाँ पे। तो ये हो गया, ठीक है। अब इसकी संरचना बहुत ही ईजी है, चलिए यहीं पे लिखते हैं, यहीं पे याद हो जाएगी आपको। तो साइड हेडिंग डालते हैं संरचना। एग्ज़ाम में आपको साइड हेडिंग वगैरह ब्लैक पेन से आप डाल सकते हो, रेड पेन तो चलाना ही नहीं होता है एग्ज़ाम में, ध्यान रखना। तो संरचना में तो सबसे पहले आपको वही टर्म लिखना है कि ये जो सेल है ये लेकलांसी सेल का संक्षिप्त रूप है, जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि ये लेकलांसी सेल का संक्षिप्त रूप है। तो चलिए पहले यही लिखते हैं कि यह सेल लेकलांसी सेल का संक्षिप्त रूप है या संशोधित रूप है। तो इस तरीके से आप ये लाइन लिख लोगे। बताओ इसको याद करने की ज़रूरत है क्या? बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। कॉन्सेप्ट बैठ गया दिमाग में एक बार कि ऐसा करना है। अब देखो शुरुआत करनी है। सबसे पहले इस चित्र में बताओ क्या बनाया था? बिल्कुल, सबसे पहले जिंक का पात्र बनाया था, जो किसका कार्य करता है? एनोड का। तो आप यहाँ पे लिखोगे कि इस सेल में जिंक का एक पात्र होता है, जिंक का एक पात्र होता है जो एनोड का कार्य करता है, जो एनोड का कार्य करता है। तो ये भाषा बहुत ही सरल है, देखो बनती जा रही है ना। इसके बाद एनोड की बात होगी तो दिमाग में ले आना कि अब कैथोड की बात कर दूं, तो लिख देना तथा ग्रेफाइट की छड़ कैथोड का कार्य करती है। यहाँ पे लिख देते हैं तथा ग्रेफाइट की छड़ कैथोड का कार्य करती है। तो ये हो गया। अब जैसे ही ग्रेफाइट की छड़ की बात हो गई है तो फिर आपको ध्यान आएगा इसके चारों ओर क्या है? MnO2 तथा कार्बन पाउडर। तो आपको लिख देना है इस छड़ के चारों ओर MnO2 तथा कार्बन पाउडर भरा होता है। इस छड़ के चारों ओर MnO2 तथा कार्बन पाउडर भरा होता है। तो ये तरीका भी ठीक है कि ये लिख लिया। अब इसके बाद आपको लिखना है दोनों इलेक्ट्रोडों मतलब एनोड और कैथोड के बीच में, एनोड और कैथोड के बीच में अमोनियम क्लोराइड NH4Cl है अमोनियम क्लोराइड और ZnCl2 है जिंक क्लोराइड का पेस्ट भरा रहता है। अभी बताएंगे कि फिर ये क्यों लिए गए हैं। तो अभी हम लिख लेते हैं कि दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में अमोनियम क्लोराइड तथा जिंक क्लोराइड का पेस्ट भरा रहता है। तो बहुत ही सिंपल है भाषा लिखना।
देखो सबसे पहले आपको जिंक का पात्र, पहले तो ये सेल बताना है कि ये लेक्लांसी सेल का संक्षिप्त रूप है। फिर बताना है कि इसमें एक जिंक का पात्र होता है जो एनोड का कार्य करता है। इसके बाद बता देना कि जो ग्रेफाइट की छड़ होती है वो कैथोड का कार्य करती है। छड़ के चारों ओर MnO2 तथा कार्बन पाउडर भरा रहता है और एनोड कैथोड के बीच में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट भरा रहता है। 4 चीज़ें तो हैं ही टोटल लिखने के लिए, तो यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे इसके बारे में भी लिख सकते हैं, पीतल की टोपी। तो आप लिखोगे ग्रेफाइट के छड़ के ऊपर पीतल की एक टोपी लगी रहती है। तो ये भी लिख दिया कि ग्रेफाइट छड़ के ऊपर पीतल की एक टोपी लगी रहती है। तो बहुत ही आसान तरीके से आप याद कर पाओगे। ये हो गया। अब बात करते हैं कि इसकी जो संरचना होगी, अब बात करते हैं रासायनिक समीकरण की, क्या होता है इसमें। तो हेडिंग डाल देते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। तो सबसे पहले होता क्या है कि जो हमने इस सेल में यहाँ पे ये अमोनियम क्लोराइड लिया है ना, ये 2 भागों में टूटता है। देखो कैसे, ये अमोनियम क्लोराइड है NH4Cl, तो ये 2 भागों में टूट जाएगा, NH4 प्लस Cl माइनस। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं। अमोनियम क्लोराइड NH4 प्लस Cl माइनस, ये हो गया। अब ये जो अमोनियम प्लस है इसको भी बड़े ध्यान से समझना। ये जो है ये क्या करेगा, ये वेट करेगा किसका, जिंक का। जिंक क्या करता है, देखो ध्यान से। जिंक की प्रवृत्ति होती है कि वह अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। अब जिंक कहाँ से आ गया, ये देखो, ये जिंक का पात्र है ना, जस्ते का। किसका पात्र है, ये जिंक का। यहाँ पे लिखा भी है ये वाला पात्र। तो इसमें जिंक 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 हर जगह जिंक है। तो देखो जिंक क्या करेगा वहीं पे, क्योंकि ये दोनों पास पास है। देखो यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड भरा हुआ है, यही यहाँ पे जिंक का पात्र है, दोनों कांटेक्ट में है। तो देखो क्या होगा, जिंक की प्रवृत्ति होती है कि वह अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। इस तरीके से निकल जाते हैं उसके 2 इलेक्ट्रॉन। तो जिंक पर 2 प्लस आ जाएंगे, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने ही तो प्लस आते हैं। तो जिंक पर 2 प्लस आ जाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे जिंक ने जो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं ना, वो अमोनियम प्लस ग्रहण करेगा। तो यहाँ पे देखो, तो NH4 प्लस जो था ना पहले, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। लेकिन अब यहाँ पे समस्या है। अब आप कहोगे सर कैसी समस्या, यहाँ पे 2 माइनस है और यहाँ पे 1 प्लस है ना। तो आप कहोगे कि यहाँ पे 2 माइनस है, यहाँ पे 1 प्लस है, तो 2 का गुणा कर दो, तो 2 प्लस हो गए और 2 माइनस हो गए। ठीक है, हो गया ना बैलेंस। तो जैसे ये होता है, तो यहाँ पे अब बहुत ही ध्यान से समझना, यहाँ पे अमोनिया गैस निकल आती है बाहर। ये देखो अमोनिया गैस बाहर निकल आई और साथ में हाइड्रोजन भी बाहर निकला। मतलब यहाँ पे आप ये समझो कि अमोनिया गैस तो साथ में है, साथ में हाइड्रोजन गैस भी बाहर निकल रही है। अब इसको बैलेंस कर लो दोनों तरफ। यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं, 2। यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, 1। 2 का गुणा कर दो। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन। यहाँ पे कितने हैं, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, ये हो गए ना 8। तो हाइड्रोजन अपने आप ही बैलेंस हो जाएगा। आपको एग्जाम में केवल नाइट्रोजन बैलेंस कर देना। ये हो गया, यहाँ पे अमोनिया बन गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब अमोनिया अमोनिया अमोनिया, बहुत ढेर सारी अमोनिया यहाँ पे बनने लगी यहाँ पे। तो अमोनिया का जो दबाव है बहुत ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए यहाँ पे ये जो बनी हुई अमोनिया है इससे ये Zn प्लस क्रिया करने लगेगा। तो क्या होगा देखते हैं। ये Zn प्लस यहाँ पे लिख लेते हैं। ये देखो Zn डबल प्लस, ये किससे क्रिया करेगा, अमोनिया से। तो यहाँ पे हमने लिख लिया अमोनिया। अब ये जरूरी नहीं है कि 2 लिखा है तो 2 ही हम यहाँ पे लें। ये अमोनिया यहाँ से क्रिया करेगा, मेन अणु लेते हैं अमोनिया। तो यहाँ पे क्रिया कर ली। तो अब जो क्रिया फल में बनता है वो थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। वो क्या बनता है, यहाँ पे देखो टेट्रा एमीन, ये देखो मैं बना देता हूँ NH3 का होल 4। ये इस तरीके का एक संकुल यौगिक बनता है जिसपे 2 प्लस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 प्लस है।
तो अब इस हिसाब से NH3 कितने हो गए 4, क्योंकि ये कोष्टक के बाहर 4 लिखा है। तो अब यहाँ पे 4 का गुणा कर सकते हो, इसलिए मैंने बोला कि ये चीज़ आपको याद करनी होगी। टेट्राएमीन जिंक ये बना, और ये एक संकुल यौगिक है। तो संकुल यौगिक अब अपने आयनों में नहीं टूटेगा क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स हो गया, तो ये आयनों में नहीं टूटेगा। तो अमोनिया का दबाव कम कर दिया किसने, Zn2+ आयन में। पहले अमोनिया खुली घूम रही थी, तो ये जिंक के पात्र पे प्रेशर डाल सकती थी, तो इसलिए यहाँ पे जिंक डबल प्लस ने इसको एक कॉम्प्लेक्स यानी कि संकुल यौगिक में बांध दिया। अब ये बाहर नहीं जा सकती। अब आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स लग सकता है क्योंकि यहाँ पे 4 रिएक्शन लिख चुकी हैं। सबसे पहले अमोनियम क्लोराइड NH4+ Cl- में बदल गया। अब यहाँ पे जिंक ने भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर Zn2+ बना लिया। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये अमोनिया ने ग्रहण कर लिए। यहाँ पे तो 2 इलेक्ट्रॉन थे तो 2 का गुणा हो गया। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ऐसी बात नहीं है, ये बनने लगेगा। प्रैक्टिस करोगे तो अमोनिया आ गया, और यहाँ पे ये टेट्राएमीन जिंक बन गया 2+ आयन के साथ में। अब इसके कारण जो अमोनिया का दाब है वो पात्र के अंदर नहीं बढ़ पाएगा, तो Zn2+ ने उसको रोक दिया। तो ऐसे क्वेश्चन कभी कभार एग्जाम में आ जाते हैं कि अमोनिया के दाब को कौन रोकता है, तो आप लिख देना Zn2+। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं, तो ये हो गया क्या अपना, ये हो गया ऑक्सीकरण। तो आप यहाँ पे सिंपली लिख सकते हो कि ये हो गया ऑक्सीकरण, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे जा रहे हैं इसलिए ये हो गया अपचयन। अब दोनों की साथ में मिला के रिएक्शन लिखोगे ऑक्सीकरण अपचयन की, तो देखो कैसे लिखोगे, मैं आपको रफ में समझा देता हूँ। दोनों रिएक्शन मैं कागज में लिख लेता हूँ यहाँ पे। ये देखो ये दोनों रिएक्शन हमने लिख ली हैं, तो मैं इसलिए अलग से समझा रहा हूँ क्योंकि इन दोनों की सेल रिएक्शन लिख रहे हैं नीचे, तो आप ये ना समझो कि कहाँ से आ गया। ये देखो दोनों को जोड़ेंगे, पहले इसको लिख लो, फिर इसको लिख लो, तीर के चिन्ह किस तरफ वाले लिख लो सारे, 2NH4+, फिर इसको लिखना है तो ये इलेक्ट्रॉन है तो नहीं लिख सकते, इलेक्ट्रॉन नहीं लिखे जाते क्योंकि ये दोनों तरफ से कैंसिल हो गए। तो तीर का चिन्ह, फिर Zn2+ आ गया, फिर ये अमोनिया आ गया 2NH3, फिर ये हाइड्रोजन आ गया। क्लियर हुआ कि नहीं। अब ये जो है यही जाके मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो पूरा देख के लिख लेते हैं, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, पहले तो हेडिंग डालेंगे सेल अभिक्रिया, अब लिखेंगे। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये सेल अभिक्रिया तो हमने लिख ली, लेकिन ये बन रहा है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन अगर एक जगह इकट्ठा होता जाए तो सेल अभिक्रिया रुक जाएगी। ये सेल अभिक्रिया में व्यवधान उत्पन्न कर सकता है यहाँ पे। अब आप कहोगे कि कैसे, क्योंकि हाइड्रोजन जो है एक प्रकार से अपने H+ आयन देकर ध्रुवण उत्पन्न कर सकता है, मतलब वो पॉजिटिव चार्ज बन सकता है, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जो इस तरफ जा रहे हैं ना, ये इसकी तरफ, ये फिर कुछ इस तरफ जाने लगेंगे। तो अब अपचयन होने में दिक्कत होगी, तो रेडॉक्स अभिक्रिया होने में दिक्कत होगी, और जब रेडॉक्स अभिक्रिया होने में दिक्कत होगी तो सेल क्रिया नहीं कर पाएगा ठीक से। तो देखो ये हाइड्रोजन जो है इसको समाप्त करना होगा, तो इसलिए हम MnO2 का यूज़ करते हैं। तो अब आप सोचोगे कि सर MnO2 क्या करता है, तो मैं रिएक्शन से समझाता हूँ। MnO2 जो है कार्बन पाउडर के साथ में भरा है, जो MnO2 ये हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट कर जाता है इस तरीके से, और जैसे ही रिएक्ट करेगा तो ये यहाँ पे बनता है Mn2O3 और प्लस जल। तो जो हाइड्रोजन थी वो पानी में कन्वर्ट हो गई। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं, तो Mn2 है यहाँ पे, तो 2 का गुणा कर लेंगे तो 2Mn हो गया, यहाँ पे भी 2Mn है। ऑक्सीजन बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे 2 दूनी 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन ये है और 1 ऑक्सीजन ये, तो हो गया ना 4 ऑक्सीजन। तो ये हो गया हाइड्रोजन का जल बन गया, तो अब टेंशन खत्म। इसलिए पता चला, मैंने बताया था ना कि MnO2 का यूज़ क्या है, तो MnO2 का यूज़ यही है, ये हाइड्रोजन को समाप्त कर देता है। तो जो इसमें व्यवधान उत्पन्न हो रहा था, जो इसमें रुकावट उत्पन्न हो रही थी, इससे सेल फिर से वापस से चलने लगता है। तो ये सारी की सारी रिएक्शन अगर आप एग्ज़ाम में लिखोगे तो आपका एक भी अंक नहीं कटेगा, और अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो आप थोड़ा सा रिवर्स करके पूरा डिटेल में अच्छे से समझ सकते हो।
अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट भी मैं बताना चाहूँगा। देखो ये सेल बना है ना, इसमें लिखा है NH4Cl। आजकल इसके स्थान पे KOH का भी इस्तेमाल किया जा रहा है ना। KOH ऐसा इसलिए है क्योंकि NH4Cl भी हमने इस्तेमाल किया, और इसका यूज ये भी है कि जो जिंक है इसमें जंग ना लगे, ये संक्षारित ना हो जाए, इसलिए ये क्षार या अम्ल ज़्यादा बेटर रहते हैं इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये है इस तरीके से, और कहीं से ये लीक ना कर जाए इसलिए लीक प्रूफ सेल भी इस्तेमाल हो रहे हैं आजकल। तो ये तो ओवरऑल ये अंदर की संरचना है, ये बाहर की संरचना है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो संरचना ही पूछी जाती है और रासायनिक अभिक्रिया एग्जाम में, और क्रियाविधि जो रिएक्शन में हो रहा है वही इसकी क्रियाविधि है, तो आप क्रियाविधि भी बहुत ही आसानी से लिख सकते हो। अब मैं आपको चाहूँगा कि आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेकर ये लैंग्वेज अपने लिख लें अच्छे से, बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है, और इसी से आप तैयारी करें। इसके उपयोग वगैरह यदि पूछे जाते हैं तो आपको वही लिखना है, रेडियो में, दीवार घड़ी पर, इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो अभी तक हमने 32 क्वेश्चन इस नोट्स के कर लिए हैं। यदि आपको अच्छा समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना ताकि मेरा मोटिवेशन लेवल भी बढ़े। और साथ में अब हम 33वां क्वेश्चन करेंगे जो कि ईंधन सेल है, तो वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, उसको भी समझेंगे और ये चैप्टर बहुत ही आसानी से समाप्त करेंगे। इसके बाद आप जो कमेंट में कहेंगे वही चैप्टर हम स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अभी करना होगा कमेंट, थोड़ा अगर आप लेट होंगे कमेंट करने में तो हो सकता है तब तक कोई दूसरा चैप्टर मैं स्टार्ट कर चुका हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।